हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 16 चैप्टर राष्ट्रीय आय का मापन पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने उसके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न सॉल्व किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न की तरफ और इसमें भी सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लघुत्रात्मक प्रश्न। तो देखें पहला प्रश्न क्या है बच्चों। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हमने जो तीनों विधियां पढ़ी थी, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, आपको इन तीनों विधियों का छोटा छोटा वर्णन यहाँ पर देना है, क्योंकि लघुत्रात्मक प्रश्न है तो आंसर की जो लिमिट है, जो शब्दों की जो लिमिट है, वो तो कवर होनी ही चाहिए ना। तो इस प्रकार से हम तीनों विधियों को बताएंगे। तो सबसे पहले उत्पादन विधियों को बताएंगे कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। और दोहरी गणना से बचने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? मूल्य संवर्धन विधि का। लिख लिया आपने उत्पादन विधि के बारे में। इसके बाद हम आय विधि के बारे में लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना हेतु सभी उत्पादन के साधनों को, प्रतिफल को इसमें जोड़ा जाता है। सकल राष्ट्रीय आय बराबर मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ, ठीक है बच्चों, और घिसावट। तो इस प्रकार से आय विधि के द्वारा हो गई। फिर उसके बाद हम व्यय विधि के द्वारा लिखेंगे। तो व्यय विधि में सकल राष्ट्रीय की गणना हेतु एक वर्ष में होने वाले जो भी व्यय है, जो कि निजी उपभोग व्यय है, सरकारी व्यय है, निवेश व्यय है और शुद्ध निर्यात व्यय है, उनका जोड़ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको चारों चीज़ें यहाँ पर व्यय में लिखनी है। तो तीनों विधियों का वर्णन छोटा छोटा हो गया, तो ये आपका लघुत्रात्मक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि दोहरी गणना की त्रुटि से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि किस प्रकार उपयोगी है, उदाहरण देकर समझाइए। तो हमने पूरी एक सारणी बताई थी, आपको बताई थी ना, ब्रेड, बेकरी वाली और आटे वाली, गेहूं वाली। तो वो सारणी भी आप बता सकते हैं और चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं किसका, कि एक बेकरी है, वो डबल रोटी का 1 किलोग्राम को कितने में? 60 रुपये में बेचता है। उसे बनाने के लिए उसको 1 किलोग्राम आटा वो कहाँ से लेता है? 40 रुपये में आटा चक्की से लेता है। 60 रुपये की तो ब्रेड है, 40 रुपये का आटा वो आटा चक्की से लेता है। और आटा चक्की का मालिक जो 1 किलोग्राम गेहूँ है, वो 30 रुपये किसान से लेता है। तो इस प्रकार से यदि हम अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को शामिल ना करें और तीनों का जो मूल्य है वो यहाँ पर शामिल कर ले, तो कितना आता है? 60, 40 और 30, कितना आता है? 130। और जबकि उत्पादन तो कितना हुआ है? 1 किलोग्राम। तो इससे क्या होती है? दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है। तो हम कौन सी विधि काम में लेते हैं यहाँ? मूल्य संवर्धन विधि। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक चरण पर जो बढ़ा हुआ मूल्य है, केवल उसको ही जोड़ते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? उत्पादन का वास्तविक मूल्य कैसे निकालेंगे? किसान के जो उत्पादन का मूल्य है प्लस आटे चक्की के उत्पादन का वास्तविक मूल्य है प्लस बेकरी के उत्पादन का सही मूल्य है, तीनों का हम मिला लेंगे, अर्थात बढ़ा हुआ मूल्य। और उसे कैसे निकालेंगे? बेकरी के उत्पादन का मूल्य है, उसमें से आटा चक्की के उत्पादन का मूल्य घटा देंगे। आटा चक्की के उत्पादन का मूल्य है, उसमें से किसान के उत्पादन का मूल्य घटा देंगे और किसान के उत्पादन का मूल्य को पूरा जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से कैसे? 20 + 10 + 30, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 60। अर्थात 30 रुपये तो कीमत किसकी है? किसान के उत्पादन के मूल्य की। फिर 10 रुपये बढ़ गया, आटा चक्की ने बढ़ा दिया ना, तो 10 रुपये बढ़ गया, तो 10 रुपये गया। और उसके बाद ब्रेड का मूल्य 20 रुपये बढ़ गया, तो कितना आ गया? 20। तो इस प्रकार से 20, 10 और 30 कितने हो गए? 60। और ब्रेड का मूल्य भी कितना था? अंतिम उपभोग्य वस्तु है ना ब्रेड, तो उसका मूल्य भी कितना था? 60। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा? 60। इस प्रकार केवल 1 किलोग्राम उत्पादन का सही मूल्य 130 के स्थान पर कितना हुआ? 60 रुपये हुआ। अतः राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता, तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसी होगी? दोहरी होगी और भ्रामक होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना को संक्षेप में समझाइए। तो आय विधि से हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं? उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, उद्यमी को लाभ और भूमि को लगान, इनको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर कि उत्पादन के साधनों को मिलने वाले प्रतिफल है, उसका योग कर लिया जाता है। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय आय ज्ञात होती है और ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो हमने सारी समस्याएं बताई थी, आपको बतानी है। अशिक्षा, वस्तु विनिमय, तो आजकल भी कई वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती है। इसके अलावा हाँ, हमारे देश के लोग कैसे हैं? अनपढ़ हैं, जो कि आय का हिसाब नहीं रखते हैं। अमौद्रिक लेन देन होता है, आय का हिसाब नहीं रखते हैं, अनपढ़ है तो अमौद्रिक लेन देन करते हैं वस्तु विनिमय की वजह से। पिछड़े देशों में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की क्या पाई जाती है? समस्या पाई जाती है। आंकड़ों की कमी होती है और विश्वसनीयता का क्या होता है? अभाव होता है।
राष्ट्रीय आय की गणना करने में कई सैद्धांतिक समस्याएं भी आती हैं कि भाई कौन सी विधि काम में ली जाए। तीनों विधियां में हमने पढ़ ली, तो कौन सी विधि काम में ली जाए, ये भी समस्या है राष्ट्रीय आय की गणना करने में। और अन्य समस्या में दोहरी गणना की समस्या, जो कि हमने उत्पादन विधि में जानी थी। अशिक्षा, प्रशिक्षित लोगों का अभाव, ये जो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले लोग हैं वो भी तो कैसे होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए। तो इसीलिए ये सारी समस्याएं राष्ट्रीय आय की गणना करने में आती हैं। इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक कल्याण व राष्ट्रीय आय का वितरण में संक्षेप में बताइए। तो हमने पढ़ा था ना कि राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो कल्याण भी अधिक होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। जब राष्ट्रीय आय का वितरण समान होता है तो ही आर्थिक कल्याण बढ़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय बढ़ने पर यदि उसका वितरण समान नहीं है तो आर्थिक कल्याण में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख के आना है। तो समझ में आ गया आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब बढ़े हम निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ। तो निबंधात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि राष्ट्रीय आय की गणना विभिन्न विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो अभी हमने लघुत्तरात्मक प्रश्नों में तीनों विधियां बताई थी, वो थोड़ी थोड़ी बताई थी। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा बता देनी है क्योंकि ये प्रश्न कैसा है, निबंधात्मक। ठीक है बच्चों, तो तीनों विधि, उत्पादन विधि आपको बतानी है कि उत्पादन विधि क्या होती है। इसमें क्या होता है, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है और दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आपको ये सारणी बनानी है कि किस प्रकार से उत्पादित वस्तु की जो विस्तृत सूची बनाई जाती है उसमें वस्तुओं का नाम, मात्रा, कीमत, मात्रा और कीमत को गुणा करके उत्पादन का मूल्य निकाला जाता है और फिर इसका टोटल कर दिया जाता है। ये सारणी बना के और आपको इसके बारे में लिखना भी है। हमने पढ़ा था ना पूरा डिटेल में उसके पार्ट में। और इसके बाद आपको जो मूल्य संवर्धन विधि है उसको भी इस तरीके से पूरा समझाना है। ठीक है, इस प्रकार से आप उत्पादन विधि बताएंगे। और फिर उसके बाद आय विधि की उत्पादन के साधनों को मिलने वाला प्रतिफल क्या होता है। आय विधि उत्पादन के साधनों को जो भी आय मिलती है, मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ और उसमें गिसावट को जोड़ देते हैं, ये बताना है। फिर आपको उत्पादन के साधनों के वितरित जो आय के घटक है ये सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद है व्यय विधि। व्यय विधि में आपको जो चारों प्रकार के व्यय हैं, कौन कौन से व्यय हैं हमने बताया था। एक तो है निजी उपभोग व्यय है, एक है सरकारी व्यय, एक विनियोग या निवेश व्यय और एक शुद्ध निर्यात व्यय। अब तक तो मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, आपको टिप्स पे याद हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सारे व्यय का आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आपको बताना है कि देश का जो कुल उत्पादन है वो देश की कुल आय होती है और वो देश के लोगों के पास जाती है तो वही लोगों का क्या बन जाता है, खर्चा बन जाता है। तो इस प्रकार सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और सकल राष्ट्रीय व्यय तीनों बराबर होती हैं। जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनई, इस तरीके से आपको समझाना है। तो आगे आपको ये क्वेश्चन समझ में। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना को विस्तार से समझाइए। तो हमने अभी बताई ना कि उत्पादन विधि से किस प्रकार से बताएंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे सरल विधि है, अधिकांश देशों के द्वारा ये प्रयुक्त की जाती है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं हैं उनके मूल्य को इसमें शामिल कर लिया जाता है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही इसमें शामिल किया जाता है क्योंकि उत्पादक के द्वारा इनका ही क्या किया जाता है, इसमें दैनिक आवश्यकता के लिए उत्पादक द्वारा उत्पादन निवेश के लिए किया जाता है। इस विधि द्वारा गणना हेतु उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तु सेवाओं की क्या बनाई जाती है, एक सूची बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताई थी पूरी सूची, उसमें उत्पादित वस्तु का नाम आता है, मात्रा आती है, कीमत आती है, फिर मात्रा और कीमत को गुणा करके उत्पादन का मूल्य ज्ञात करते हैं और फिर उत्पादन के मूल्य को जोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से लिखनी है। फिर आपको इसका पूरा एक एग्जाम्पल देना है। फिर आप बताएंगे इसके अंदर मूल्य वर्धित विधि कि इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यदि उन्हें शामिल कर लिया जाता है तो दोहरी गणना की समस्या बनी रहती है और दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि का काम में लिया जाता है, जिसमें क्या कहता है, उत्पादन के प्रत्येक चरण पर बढ़े हुए मूल्य को यहाँ पर जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि, ये मैंने सारी चीजें आपको बताई दी। इसके बाद आप इसका पूरा एक सारणी के द्वारा उदाहरण समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था गेहूं, आटा, बेकरी, ब्रेड। गेहूं का मूल्य कितना है, 20 रुपए। फिर इसका बढ़ा हुआ मूल्य आटे का कितना हो गया, 10 रुपए। फिर बेकरी वाले ने उसको खरीदा तो कितना हो गया, 10 रुपए और फिर ब्रेड जो बन के चुकी है उसमें 20 रुपए। तो इस प्रकार से उत्पादन का मूल्य कितना हो गया, 60 रुपए। ठीक है, और यदि हम इसको उत्पादन के मूल्य को, यदि अंतिम बढ़े हुए मूल्य को नहीं जोड़ते और जो हर स्टेज पे होने वाले उत्पादन के मूल्य को जोड़ते चले जाते तो कितना आता, 150, जो कि क्या होती, दोहरी गणना। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल से उत्पादन विधि सारी समझानी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो व्यय विधि में जो चारों तरह के व्यय होते हैं, निजी उपभोग व्यय, सरकारी व्यय और इसके बाद आता है निवेश या विनियोग व्यय और शुद्ध निर्यात व्यय। तो ये चारों व्यय को हम जोड़ करके जीएनपी
ज्ञात करते हैं। फिर आपको व्यय के चारों जो घटक हैं, जो चारों व्यय हैं वो लिखने हैं, एक एक करके सबका वर्णन करना है। निजी उपभोग व्यय जो कि टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाता है, किसके द्वारा, परिवार और व्यक्तियों के द्वारा। निवेश व्यय जो कि और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, जिससे कि पूंजी भंडार में वृद्धि होती है, इसमें गिसावट होती है, और गिसावट के प्रावधान को हम पूंजी उपभोग का प्रावधान भी कहते हैं। अब ये निवेश भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। व्यावसायिक स्थिर निवेश होता है, माल के भंडार में निवेश होता है, गृह निर्माण में निवेश होता है, और इसके अलावा सरकारी निवेश होता है। तो तीन चारों आपको निवेश बताने हैं। फिर सरकार के द्वारा कौन से व्यय होते हैं, हमने बताया था कि सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय होता है, कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाता है, प्रतिरक्षा और कानून पर होता है, सरकारी उपभोग होता है, सरकार की जो स्थायी पूंजी है उसका उपभोग व्यय होता है, और हस्तांतरण भुगतान होता है, जिसे कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये सारी चीजें हमने बताई थी। इसके बाद शुद्ध निर्यात व्यय, आयात व्यय, निर्यात के अंतर को हम शुद्ध निर्यात व्यय में शामिल करते हैं, और इन चारों व्ययों को जोड़कर हम सकल राष्ट्रीय व्यय ज्ञात कर सकते हैं। तो ये व्यय विधि आप आसानी से समझा सकते हैं ना बच्चों। तो इस प्रकार से आपको व्यय विधि को बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, क्योंकि आर्थिक कल्याण होता है क्या है, जिसे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के द्वारा जोड़ा जाता है। कल्याण का अर्थ क्या होता है, प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना और खुश रहना। तो आपको इस तरीके से सारी चीजें बतानी है। फिर राष्ट्रीय आय का और आर्थिक कल्याण का गहरा संबंध है। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी अर्थात राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय व्यय बढ़ेगा, और आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। जो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उपभोग किया जाएगा, किसके द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा। फिर आपको बताने हैं कल्याण को प्रभावित करने वाले घटक, कि आय का वितरण कैसा है। यदि समतापूर्ण है तब तो कल्याण बढ़ेगा, यदि विषमतापूर्ण है तो कल्याण नहीं बढ़ेगा, आर्थिक अकुशलताएं आएगी। आय को अर्जित करने का तरीका कैसा है, ये आपको बताना है। उसके बाद आय को व्यय करने का ढंग कैसा है, फिर कार्यस्थल की दशाएं क्या हैं। तो इस प्रकार से आपको ये राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण में संबंध बताना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर आपको केवल ये चीज बताई जाती है कि आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिख के आना है। आपको उसकी डिटेल समझनी है कि वो चीज क्या है, तो वो आप पढ़ेंगे जहां हमने टॉपिक पढ़ाया ना पूरा, वहां पर आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका लेसन होता है एंड, राष्ट्रीय आय का मापन। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, 17वां, मुद्रा के बारे में, कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं, और मुद्रा का क्या महत्व है। जो मुद्रा है वो तो बेसिक चीज है, अर्थव्यवस्था चलती किससे है, मुद्रा से। अर्थ का अर्थ ही क्या होता है, धन, मुद्रा। तो मुद्रा के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए आपको ये पूरा चैप्टर अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना है, सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने, अपना होमवर्क करना ही नहीं करना है, और जो भी आप सॉल्व करते हैं, जो भी आप लिखते हैं, उसको आपको लर्न भी अच्छे से करना है, ताकि कि आप एग्जाम में अच्छे से इसका आंसर कर पाए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।